ऐसी किताब के अहम विचारों में गहराई से उतर रहे हैं जो शायद हमारे सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दें। स्कॉट यंग की अल्ट्रा लर्निंग, मास्टर हार्ड स्किल्स, आउटस्मार्ट द कंपटीशन एंड एक्सेलरेट योर करियर। हमारे पास इस किताब के कुछ खास अंश हैं और हमारा मकसद है इन अंशों से वो रणनीतियां समझना जिनसे किसी भी मुश्किल हुनर को, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब हैरान करने वाली तेजी और असरदार तरीके से सीखा जा सके। सुनने में ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है ना, कम समय में किसी चीज में महारत हासिल करना, पर किताब कहती है ये मुमकिन है एक खास तरीके से। तो ये अल्ट्रा लर्निंग आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ तेज पढ़ना है या ज्यादा घंटे लगाना? किताब के सार के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपनी सीखने की प्रक्रिया को आप कह सकती है जानबूझकर, पूरी शिद्दत से और बेहद रणनीतिक ढंग से डिजाइन करने का नाम है। एक तरह से ये सीखने का एक आक्रामक रवैया है। बिल्कुल, आक्रामक शब्द यहाँ नेगेटिव नहीं है, बल्कि तीव्रता और जिसे कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ये निष्क्रिय होकर जानकारी लेने के बिल्कुल उलट है। जैसा कि किताब के अंश बताते हैं, अल्ट्रा लर्निंग सिर्फ तथ्यों को रटना या सतह पर तैरना नहीं है। ये किसी विषय या हुनर की गहराई में उतरकर उसे इस लायक बनाना है कि आप उसे असल जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकें। ये थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर देता है। स्कॉट यंग खुद इसके उदाहरण है, जैसे उनका वो MIT वाला। हाँ, वो 4 साल की पढ़ाई 1 साल में। जी वही। वो मशहूर प्रोजेक्ट ये दिखाता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल में किया जा सकता है। हाँ, वो किस्सा तो वाकई कमाल का है। तो चलिए इस तरीके को थोड़ा और खोलते हैं। किताब कुछ मुख्य सिद्धांतों की बात करती है। पहला सिद्धांत सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन शायद सबसे जरूरी है, अपनी सीखने की बागदौड़ पूरी तरह अपने हाथ में लेना, यानी आत्मनिर्देशित शिक्षा या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। किताब कहती है अपनी योजना खुद बनाओ, किसी और के भरोसे मत रहो। ये पारंपरिक स्कूल या कॉलेज सिस्टम से कितना अलग है ना? हाँ, ये अल्ट्रा लर्निंग की एकदम बुनियाद है। पारंपरिक सिस्टम में क्या होता है, हमें अक्सर एक बना बनाया रास्ता मिलता है। ये सिलेबस है, ये किताबें हैं, ये एग्जाम हैं। लेकिन अल्ट्रा लर्निंग में आप खुद रिसर्च करते हैं कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, कौन से संसाधन सबसे अच्छे हैं और सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या होगा। आप अपने लक्ष्य तय करते हैं, क्या आप सिर्फ बेसिक समझना चाहते हैं या किसी स्किल में वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं। फिर आप उस लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा नक्शा, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं। इसमें जाहिर है ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि आपकी लर्निंग आपके लिए पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड होती है, बिल्कुल आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। ये सिर्फ क्या सीखना है ये तय करना नहीं, बल्कि कैसे सीखना है इसकी पूरी रणनीति बनाना है। यानी ड्राइवर सीट पर आप खुद हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ रास्ता तय कर लेना काफी नहीं होता, उस पर चलने के लिए जबरदस्त ध्यान की भी जरूरत होती है। और यहीं पर किताब का दूसरा सिद्धांत आता है, फोकस, गहरी एकाग्रता। आजकल के जमाने में ये कितना मुश्किल लगता है। हर सेकंड फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, सोशल मीडिया है। किताब कहती है कि बिना भटके लंबे समय तक ध्यान लगा पाना अल्ट्रा लर्निंग के लिए अनिवार्य है। हाँ, और ये सिर्फ थोड़ी देर ध्यान लगा लो वाली बात नहीं है। ये उस गहरी एकाग्रता, जिसे डीप वर्क भी कहते हैं, उस क्षमता को विकसित करने के बारे में है जहां आप घंटों तक बिना किसी भटकाव के एक मुश्किल चीज पर काम कर सकें। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्क करने के लिए असल में बना ही नहीं है, खासकर जब हम कुछ नया और मुश्किल सीख रहे हों। बार बार ध्यान टूटने से क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, कम असरदार हो जाती है। गहरी एकाग्रता की अवस्था में ही हमारा दिमाग नई जानकारी को ठीक से प्रोसेस कर पाता है, उसे मौजूदा ज्ञान से जोड़ पाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाता है। अल्ट्रा लर्निंग प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य अक्सर कम समय में बहुत कुछ सीखना होता है। इसलिए ये क्षमता विकसित करना जरूरी है कि आप भारी और अंदरूनी भटकाओं को, जैसे मन में जो विचार आते रहते हैं, उनको मैनेज कर सकें और अपने काम में पूरी तरह डूब जाएं। ये अपने आप में एक प्रैक्टिस है। फोकस करने की क्षमता को भी एक स्किल की तरह विकसित करना पड़ता है। ये तो बहुत अहम बात है कि फोकस खुद एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। अच्छा, तो हमने दिशा तय कर ली, फोकस करना सीख लिया। अब किताब एक और दिलचस्प सिद्धांत पर आती है जिसे वो कहती है सीधापन या प्रत्यक्षता, डायरेक्टनेस।
इसका मतलब है कि जो सीख रहे हो उसे सीधे उसी संदर्भ में इस्तेमाल करो जहां उसे असल में काम आना है। ये सिर्फ थ्योरी पढ़ना या नोट्स बनाने से आगे जाने की बात है ना? बिल्कुल। ये शायद अल्ट्रा लर्निंग के सबसे अनोखे और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। इसका मूल विचार है सीखने और करने के बीच की दूरी को कम से कम कर देना, जीरो कर देना अगर हो सके तो। जैसे अगर आप कोई नई भाषा बोलना सीखना चाहते हैं तो सिर्फ ऐप पर ग्रामर रूल्स पढ़ने की बजाय पहले दिन से ही बोलने की कोशिश करें, चाहे गलतियां ही क्यों ना हो। हाँ, बिना डरे। हाँ, बिना डरे। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सिर्फ किताबें पढ़ने के बजाय छोटे ग्रुप के सामने बोलने का अभ्यास करें। किताब इसे लर्निंग बाय डूइंग का एक बहुत सघन मतलब इंटेंस रूप कहती है। आप सीधे उस गतिविधि में कूद पड़ते हैं जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप पहले बहुत सारी थ्योरी पढ़ें और सोचें कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा या जाऊंगी तब करूंगी। सीधापन आपको तुरंत फीडबैक भी देता है कि आपकी थ्योरी असल दुनिया में काम कर रही है या नहीं। ये थोड़ा डरावना हो सकता है शुरू में, क्योंकि आप अपनी कमियों के साथ सीधे आमने सामने होते हैं, लेकिन ये सीखने की गति को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लग सकता है, सीधे गहरे पानी में कूदना, लेकिन समझ आ रहा है कि इससे रफ्तार कैसे बढ़ सकती है। तो हमने दिशा तय की, फोकस किया और सीधे मैदान में उतर गए। इसके बाद किताब चौथे सिद्धांत पर आती है, ड्रिल और प्रयोग। ये सुनने में प्रैक्टिस जैसा लगता है, लेकिन किताब कहती है ये उससे कुछ ज्यादा है। ये अपनी कमजोरियों पर लेजर फोकस करने जैसा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सामान्य प्रैक्टिस से ज्यादा रणनीतिक है। देखिए, ड्रिल का मतलब है कि आप पूरे स्किल के बजाय उसके सबसे मुश्किल या सबसे कमजोर हिस्से को पहचानें। अच्छा, सिर्फ वो हिस्सा? हाँ, सिर्फ उसी का बार बार केंद्रित अभ्यास करें। जैसे कोई पियानो सीखने वाला है तो पूरे गाने को बार बार बजाने की बजाय सिर्फ उस मुश्किल कॉर्ड प्रोग्रेशन पर फोकस करे जिसमें वो अटक रहा है। ये उस बॉटलनेक को तोड़ने जैसा है जो आपकी प्रगति को रोक रहा है। वहीं प्रयोग का मतलब है कि आप सिर्फ एक ही ढर्रे पर प्रैक्टिस ना करें, बल्कि अलग अलग तरीके आजमाएं। नए संसाधन, नई तकनीकें, अलग टाइमिंग। आप लगातार प्रयोग करते हैं ये देखने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। ये एक तरह से वैज्ञानिक मानसिकता अपनाने जैसा है। आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, नतीजे देखते हैं और फिर अपनी रणनीति बदलते हैं। तो सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत। कमजोरी पहचानो, उस पर ड्रिल करो और साथ ही नए तरीके खोजते रहो। ये एक साइकिल जैसा लगता है, और इस साइकिल को सही दिशा में चलाने के लिए शायद सबसे जरूरी चीज है फीडबैक। ये किताब का 5वां सिद्धांत है, अपनी प्रगति को लगातार जांचना और सुधार करना। लेकिन ये फीडबैक आए कहाँ से और कैसा होना चाहिए? है कि फीडबैक जल्दी मिलना चाहिए, मतलब प्रॉम्प्ट, और स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर। अगर आपको हफ्तों बाद पता चले कि आप कुछ गलत कर रहे थे तो सोचिए कितना समय और मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ, वो तो है। फीडबैक कई स्रोतों से आ सकता है। सबसे अच्छा तो है किसी अनुभवी मेंटोर या कोच से, जो आपकी गलतियां पकड़ सके और सुधार के तरीके बता सके। ये आपके काम के नतीजों से भी आ सकता है। अगर आप कोड लिख रहे हैं तो क्या वो सही चल रहा है, एरर तो नहीं आ रहा। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो क्या वो काम कर रहा है जैसा सोचा था। यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी फीडबैक दे सकती है, जैसे स्पेलिंग चेकर या भाषा सीखने वाले ऐप्स में होता है। और हाँ, आत्म-मूल्यांकन भी एक तरीका है, अगर आप ईमानदारी से अपनी परफॉर्मेंस को देख सकें। पर फीडबैक सुनना, खासकर जब वो आलोचनात्मक हो, मतलब क्रिटिकल हो, हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम अपनी गलतियां सुनना पसंद नहीं करते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। किताब इस मनोवैज्ञानिक पहलू को भी छूती है। कठोर या नकारात्मक फीडबैक सुनने में बुरा लग सकता है, हमारा ईगो हर्ट हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा लर्नर्स को इसे व्यक्तिगत हमले की तरह देखने के बजाय सीखने के लिए जरूरी डेटा की तरह देखना होता है। उन्हें यह सीखना पड़ता है कि कैसे उपयोगी फीडबैक मांगे, उसे ध्यान से सुने, बिना डिफेंसिव हुए, और अपनी रणनीति को उसके हिसाब से एडजस्ट करें। बिना सटीक और कभी-कभी असहज फीडबैक के तेजी से सुधार करना लगभग नामुमकिन है। ये शीशे में देखने जैसा है। शायद आपको जो दिखे वो पसंद ना आए, लेकिन सुधार के लिए सच्चाई जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये 5 सिद्धांत, आत्मनिर्देशन मतलब अपनी राह खुद बनाना, जी, फोकस यानी गहरी एकाग्रता, हाँ, सीधापन यानी करके सीखना, बिल्कुल, ड्रिल और प्रयोग यानी कमजोरियों पर काम और नए तरीके आजमाना, सही, और फीडबैक मतलब लगातार सुधार। ये सब मिलकर अल्ट्रा लर्निंग का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। हाँ, बिल्कुल। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आप अपनी दिशा खुद तय करते हैं, आत्मनिर्देशन, फिर उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं, फोकस, सीधा काम में जुट जाते हैं, सीधापन,
अपनी मुश्किलों पर ड्रिल करते हैं और नए रास्ते खोजते हैं, ड्रिल प्रयोग। और फिर नतीजों और बाहरी मदद से सीखते हैं कि क्या सही काम कर रहा है, फीडबैक। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है जो सीखने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाता है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें बहुत मेहनत और अनुशासन लगता है, लेकिन ये एक ढांचा देता है जिससे मेहनत सही दिशा में लगे, व्यर्थ न जाए। और ये सिर्फ अकादमिक चीजों के लिए नहीं है ना? जैसा किताब का सबटाइटल भी कहता है, मास्टर हार्ड स्किल्स, आउटस्मार्ट द कंपटीशन एंड एक्सेलरेट योर करियर। ये सिद्धांत तो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकते हैं, चाहे वो ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या यहाँ तक के पेरेंटिंग स्किल्स बेहतर करना हो। बिल्कुल, इसकी प्रासंगिकता आज की दुनिया में और भी बढ़ जाती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। मतलब आप देखिए, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जॉब मार्केट बदल रहा है, पुराने स्किल्स अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। ऐसे में लगातार और तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता एक तरह से सर्वाइवल स्किल बन गई है। सही बात है। अल्ट्रा लर्निंग हमें यही क्षमता विकसित करने का एक तरीका सुझाता है। ये हमें सिखाता है कि जरूरत पड़ने पर हम कैसे किसी भी जरूरी स्किल को जल्दी और असरदार ढंग से हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और जिंदगी को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए भी है। सोचिए, अगर आप कुछ भी सीखने की क्षमता हासिल कर लें तो कितनी संभावनाएं खुल जाती हैं। सही कहा, ये हमें ज्यादा अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बनाता है। तो ये थी स्कॉट यंग की किताब अल्ट्रा लर्निंग के मुख्य सिद्धांतों पर हमारी गहन पड़ताल। सीखने का ये तेज, केंद्रित और शायद थोड़ा हटकर तरीका निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सीखने की सीमाओं को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये दिखाता है कि सही रणनीति, समर्पण और थोड़ी हिम्मत के साथ हम शायद वो चीजें भी सीख सकते हैं जो हमें पहले नामुमकिन लगती थीं। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है, लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। अल्ट्रा लर्निंग हमें तेजी से नतीजे पाने का रास्ता दिखाता है, जो कई मामलों में बेहद जरूरी और फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ तेजी ही सब कुछ है? क्या धीमी गति से सीखने, गहराई से सोचने, बिना किसी बाहरी दबाव के सिर्फ जिज्ञासा या आनंद के लिए कुछ खोजने का अपना कोई महत्व नहीं है? दिलचस्प सवाल। क्या हमेशा सुपर एफिशिएंट होना ही जरूरी है, या कभी-कभी इत्मीनान से चीजों को धीरे धीरे समझने और आत्मसात करने में भी एक अलग तरह का फायदा है? शायद असली चुनौती इन दोनों तरीकों, तेज लक्ष्य केंद्रित अल्ट्रा लर्निंग और धीमी चिंतनशील खोज के बीच सही संतुलन खोजने में है। हो सकता है कुछ स्किल्स अल्ट्रा लर्निंग से सीखी जाएं और कुछ का सफर इत्मीनान से तय किया जाए, है ना? बिल्कुल। शायद हर स्थिति के लिए एक ही जवाब ना हो, और यही सवाल हमें अल्ट्रा लर्निंग के सिद्धांतों को सिर्फ कॉपी करने के बजाय उन्हें अपनी जिंदगी और जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए प्रेरित कर सकता है। बहुत खूब। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आज की चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विचारों के साथ।